जय हिंद। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इन्फ्लेशन का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इन्फ्लेशन क्या है? बाजार में, मार्केट में लिक्विडिटी का बढ़ जाना, पैसे का आ जाना। पैसा जब आएगा तो कोई भी चीज़ों को खरीदेगा, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी, अगर सप्लाई उस लायक नहीं है तो प्राइस बढ़ जाएगी। एक लेवल पे प्राइस तो बढ़ना सही है। किसके लिए? जो विक्रेता है उनके लिए, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कुछ हद तक प्राइस बढ़ना सही है। और उपभोक्ताओं के लिए भी कुछ हद तक एडजस्ट कर सकते हैं प्राइस बढ़ना। लेकिन कुछ हद के बाद जब प्राइस बढ़ जाए तब क्या क्या नुकसान होगा? डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में। ठीक, तो देखते हैं थोड़ा सा इन्फ्लेशन क्या होता है। मुद्रास्फीति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ऋणदाता और देनदाता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्रेडिटर्स और डिबेटर्स पर। उधार देने वाले को नुकसान होता है और उधार लेने वाले को फायदा होता है। जबकि अस्फीति में, जब मुद्रास्फीति कम होने लगती है, निगेटिव में जाने लगती है, तब इसके विपरीत असर होता है। क्या होता है कि जब मान लीजिए मैं एक आम आदमी हूँ और जब मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तो जाके किसी से अगर उधार लिया, किसी बैंक से चाहे कहीं से उधार लिया, तो 100 रुपये मैंने उधार लिया। ठीक, अब 100 रुपये उधार लिया और उस पर 2% का ब्याज मैं दे रहा हूँ, चाहे कोई भी 2% का अगर ब्याज दे रहा है, और कोई जाके कहीं से भी पैसा उठाया, उधार लिया, तो महंगाई बढ़ने लगी 10% के रेट से मान लीजिए। और एक साल बाद वो पैसे को वापस किया तो क्या होगा? जितना पैसा वो वापस करेगा उसका मूल्य कम हो जाएगा। ठीक, पहले एक साल पहले उस पैसे में जितना वो उधार लिया था, उस पैसे में जितने सामान खरीद सकते थे, जिस रेट पे उधार लिया उस रेट को जोड़ने के बाद भी जब वो लौटाने जाएगा तो उस पैसे में उससे कम सामान खरीद पाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई उधार लेता है और कुछ वर्षों के लिए, और जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, तो पैसे का जो लौटाने जाएगा कुछ साल बाद, बढ़ी हुई महंगाई के बाद, तो क्या होगा? उसको कम लौटाना पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी मुद्रा वो लौटाएगा उस टाइम के हिसाब से, जैसे 4-5 साल के लिए उधार लिया तो 4-5 साल बाद उस टाइम के हिसाब से उस मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी। कहने का मतलब है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ दिख रहा होगा, जैसे 100 रुपीज़ उधार लिया, कितने ब्याज दर पे भाई? 2% या 3% पे मान लेते हैं उधार लिया। अब अभी के टाइम में महंगाई 10% है। अगर 4 साल बाद ये जा रहा है फिर से लौटाने, इनको 10% को जोड़ने के बाद 4 साल बाद जितना भी वैल्यू लौटाएगा ना, उस टाइम हो गई होगी, मान लेते हैं लगातार मुद्रास्फीति बढ़ रही, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उस टाइम ये 2% नहीं, इसको मान लेते हैं 10% मान लेते हैं, तो जितना लौटाने जाएगा, तो ये तो 10% के रूप में इंटरेस्ट दे रहा है इस पर। लेकिन जब ये लौटाने जाएगा तो उस टाइम हो गई होगी महंगाई 25%, मान लेते हैं वैल्यू है 25%। तो जब ये लौटाएगा 10 रुपये, तो ये 10 रुपये के हिसाब से, 10% के हिसाब से 100 रुपये को लौटाएगा ब्याज जोड़ के। लेकिन अभी 100 रुपये की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आज के टाइम में 25% जुड़ना चाहिए इसमें, लेकिन जोड़ कितना रहा है? 10%। तो देने वाले को फायदा होता है और जो उधार दिया है उसको क्या होगा? नुकसान होगा। क्लियर है? तो मुद्रास्फीति जब होती है तो जो इसने उधार लिया है उसको तो फायदा होता है, लेकिन जिसने उधार दिया है उसको नुकसान होता है, क्योंकि उसको पैसे कम मिलते हैं। जैसे 100 रुपये का में आज के टाइम में अगर 10 सामान खरीद सकते हैं और किसी को ब्याज पे वो पैसा दे दिए हैं, और 2 साल बाद वो लौटाने आया और मुद्रास्फीति बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो जितना भी ब्याज जोड़ के वो हमें लौटाएगा, उसमें 10 सामान को खरीदने के लिए जितना भी लौटाएगा उससे कहीं ज़्यादा अधिक रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ब्याज देने के बाद भी लौटाएगा ना, ऐसे 2 साल बाद, तो पहले 10 सामान खरीद लेते थे, आज ब्याज देने के बाद भी जितना रुपए बनेगा उसमें हो सकता है 5 ही 7 सामान खरीद पाए, 10 नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन मुनाफा देने वाले को तब होता है जब 10 से अधिक सामान खरीद लेते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन समझ में आया होगा, उम्मीद है। अब उधारी पे क्या इसका असर पड़ता है? उधार, हाँ, ये अस्फीति है। अस्फीति में इसके ठीक उल्टा होता है, जब मुद्रास्फीति कम होने लगे। कम होने का मतलब है कि अगर अभी महंगाई 5% से बढ़ रही है, 6 महीने बाद महंगाई 2% से बढ़ने लगे, तो ये अस्फीति नहीं है। अस्फीति तो तब होगी जब महंगाई निगेटिव में चली जाए, निगेटिव वैल्यू हो जाए। अभी भी बढ़ ही रही है, पहले 5% से बढ़ रही थी, अभी 2% से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ तो रही है ना, तो अस्फीति नहीं हुई। लेकिन अस्फीति तब होगी जब निगेटिव में चली जाएगी, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अस्फीति में क्या होता है? उधार देने वाले को फायदा होता है, उधार लेने वाले को घाटा हो जाता है। क्लियर है?
अब उधारी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैंने बता दिया, उधार देने वाली संस्थाओं पर अधिक उधार देने का दबाव होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो जितने भी बैंक्स होंगे, बैंक में हम लोग जाएंगे, इन्वेस्टर होंगे, बैंक से लोन लेंगे, जाके फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, क्योंकि सामान बिक रहा है तो मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगेंगी। क्लियर? अब फैक्ट्री का एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। कुल मांग पे क्या असर पड़ता है भाई, डिमांड पे क्या असर पड़ता है? कुल मांग बढ़ता है, ठीक, कम आपूर्ति होती है, एक मांग बढ़ गई और आपूर्ति कम है तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। तो कुल मांग बढ़ता है, कम आपूर्ति होती है, और प्राइस बढ़ना ही क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ाता है। और उच्च क्रय शक्ति के संकेतक होते हैं ये। होता क्या है कि जब मार्केट में लोगों के पास पैसा होता है तो डिमांड जनरेट करेंगे, डिमांड जनरेट करेंगे मतलब डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई निश्चित लेवल पे है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो उच्च परचेजिंग पावर के संकेतक होते हैं ये। तो कुल मांग बढ़ जाती है, लेकिन कब तक बढ़ेगी? अगर आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर एक मोबाइल 10,000 रुपये का मिल रहा है, कल को महंगाई बढ़ गई और आपने भी थोड़ा, आपके पास ज़्यादा पैसा है, तो आप 11,000 या 10,500 तक का वो मोबाइल खरीद सकते हैं। लेकिन उसी मोबाइल का दाम अगर डबल हो जाए तब आप क्या करेंगे? नहीं खरीदेंगे ना, तो डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर है? अब निवेश पे क्या असर पड़ता है भाई? तो डिमांड जब मार्केट में है तो निवेशक क्या करेंगे? मार्केट में निवेश करेंगे। क्लियर? अब निवेशक जब मार्केट में निवेश करेंगे तो उनको रिटर्न मिलेगा। असल में क्या होता है ना कि इन्फ्लेशन बढ़ना एक अच्छी इकोनॉमी का साइन होता है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाए, तो डिमांड कम हो जाने का मतलब है कि सप्लाई कम हो जाएगी, माने मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा अगर इकोनॉमी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, डिमांड बढ़ रही है मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो इकोनॉमी अच्छी चल रही है। तो एक अच्छी इकोनॉमी का साइन होता है इन्फ्लेशन बढ़ना, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल तक। ऑप्टिमम लेवल को अगर क्रॉस कर रही है तो डिमांड गिर जाएगा तो फिर से इकोनॉमी ठंडे बस्ते में जाने लगेगी। ठीक, तो निवेशक अधिक निवेश करते हैं और कर्ज की लागत कम होती है। कर्ज की लागत कम क्यों होती है? जहां से कर्ज लाएंगे, चुकाने के बाद निवेशक को फायदा होगा, क्योंकि कहीं से लोन लेके आएंगे, बाई चांस लोन लेके आ रहे हैं अगर कहीं से लगाने के लिए, तो कर्ज की लागत कम हो जाती है ना, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ साल पहले हाई स्पीड जो रेल प्रोजेक्ट था, बुलेट ट्रेन थी, उसके लिए जापान ने हमें लोन दिया था, काफ़ी लंबे टाइम के लिए लोन दिया था, करीब 1 या 1.5% के आसपास, या 0.5 या 1% के आसपास इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन दिया था। तो हमें काफ़ी खुशी हुई कि इतने इंटरेस्ट रेट में तो महंगाई उस टाइम तक कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो एक तरह से जापान ने भी दिया, तो एक तरह से वो लोन नहीं कहेंगे, वो सिंपल कुछ था ही नहीं, उससे हमें फ़ायदा ही होगा जब लौटाएंगे तो, क्योंकि रुपए की वैल्यू उस टाइम काफ़ी, मतलब महंगाई काफ़ी बढ़ गई होगी, तो लौटाने वाले को फ़ायदा होता है। अब आय पे इसका क्या असर पड़ता है? इनकम पे देखिए, आय की नॉमिनल वैल्यू अधिक होती है लेकिन वास्तविक वैल्यू उतनी ही रहती है। नॉमिनल वैल्यू का मतलब है कि नॉमिनल इन्फ्लेशन की वजह से जो आय बढ़ रहा है वो दिखता है बढ़ता हुआ, लेकिन रियल में आय उतनी ही रहती है। कहने का मतलब ये है। क्लियर? कीमत के स्तर बढ़ने से अल्पावधि में रुपया का क्रय शक्ति कम हो जाती है। क्लियर? लेकिन दीर्घकाल में आय के स्तर भी बढ़ जाता है। और किसी समय में आय 2 वजहों से बढ़ सकती है, मुद्रास्फीति की स्थितियों से और कमाई से। क्या होता है कि रुपए जो है ना, कीमत के स्तर जब बढ़ जाती है अल्पावधि के लिए, तो रुपए की क्रय शक्ति कम हो जाती है। क्लियर? और दीर्घकाल में आय का स्तर बढ़ाना पड़ता है। फिर दीर्घकाल में तो आय का स्तर बढ़ाएगा ना मुद्रास्फीति को एडजस्ट करने के लिए। तो देखिए, आय लोगों की 2 कारणों से बढ़ जाती है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो फिर इनकम भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो आय 2 कारणों से बढ़ सकती है, या तो मुद्रास्फीति बढ़ रही है या फिर उनका वेतन बढ़ रहा है, कमाई बढ़ रही है। अब बचत, सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो पैसे को रोकना बुद्धिमत्तापूर्ण आर्थिक फैसला नहीं है। मुद्रास्फीति में हर बढ़ोतरी के साथ रुपया अपना कीमत खोता रहता है। इसको शू लेदर कास्ट बोलते हैं। अल्पकालिक बचत दर वृद्धि होती है और लंबी अवधि बचत दर कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब भी मुद्रास्फीति बढ़ी तब क्या हुआ, जब लोग देखते हैं कि लंबे टाइम तक मुद्रास्फीति बढ़ने वाली है, तब क्या करते हैं कि जब लोग फिक्स डिपॉजिट किए हैं बैंक में, उसको निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं कि आज अगर 10% महंगाई है और उस हिसाब से ब्याज दर रखी हुई है बैंक,
और 5 साल बाद जब रिटर्न करेगी तो हो सकता है उस टाइम 25% तक महंगाई पहुंच जाए। तो जब बैंक रिटर्न करेगी उस टाइम आपका जो रिटर्न मिलेगा पैसा, कुल पैसा ब्याज को मिला के, इंटरेस्ट को मिला के, वो कम मिलेगा। आज जिस पैसे को डिपॉजिट किए हैं, अगर 5 साल बाद डिपॉजिट और प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला के अगर किसी चीज़ को खरीदने जाएं तो पहले जितनी चीज़ें खरीद रहे थे उससे कम ही हम खरीद पाएंगे। तब क्या करेंगे लोग? जब लोग जान रहे हैं कि आने वाले टाइम में महंगाई लंबे समय तक बढ़ने वाली है, तो लोग क्या करेंगे? फिक्स डिपॉजिट तो लेंगे, मतलब बैंक से पैसा निकाल लेंगे, और निकालने के बाद कहाँ लगाएंगे? शेयर मार्केट में, या इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं। कहने का मतलब है आज के टाइम में भी यही हो रहा है, शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। अभी के टाइम में नवंबर 2021 में आंकड़ा आया है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, जिसमें दिया गया होलसेल प्राइस इंडेक्स, अभी आगे बताऊंगा, जिसमें बताया गया है कि 14 पॉइंट समथिंग डबल डिजिट में महंगाई बढ़ रही है होलसेल का। तो ये गड़बड़ है। तो क्या होता है कि बचत लोग नहीं करेंगे बैंक में लंबी अवधि के लिए, छोटी अवधि के लिए बचत करेंगे तो बार बार उनको बैंक जाना पड़ता है लोगों को। तो जब बार बार बैंक जाएंगे ना तो उसे एक नाम दिया जाता है शू लेदर कॉस्ट, जिसमें बार बार जूते घिसते हैं लोग बैंक जा जाके बार बार जूते घिसते हैं। अब खर्च पे क्या असर पड़ता है? एक्सपेंडिचर पे। तो इसमें उपभोग कम होता है। क्लियर? महंगाई जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उपभोग कम ही हो जाएगा। अब कर में टैक्स में क्या अंतर पड़ता है? पहले तो उपभोग हुआ तभी महंगाई बढ़ी, लेकिन एक लेवल के बाद आप ही सोचिए, आप खरीदने जाएंगे क्या? डिमांड तो कम होगी ना, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई तो। अब कर पे टैक्स पे क्या असर पड़ता है? अप्रत्यक्ष कर अधिक होता है क्योंकि कीमत में वृद्धि होती है, और अधिक प्रत्यक्ष कर कुल आय में वृद्धि होती है तो अधिक प्रत्यक्ष कर भी होता है। ठीक? और रुपया की वास्तविक कीमत गिर जाती है। यह ब्रैकेट क्रीप है। इसको क्या बोलते हैं? ब्रैकेट क्रीप। होता क्या है कि जब भी महंगाई बढ़ती है तो अप्रत्यक्ष कर या प्रत्यक्ष कर क्या होता है भाई? फाइनल जो प्राइस होती है वस्तुओं और सेवाओं की, वो बढ़ जाती है। जब फाइनल प्राइस बढ़ जाएगी टैक्स की वजह से, टैक्स भी बढ़ेगी, तो फाइनल प्राइस अगर बढ़ गई तो लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स। अब लोगों को ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे वैट हो गया, उस टाइम अब जीएसटी में इंक्लूड हो गया है, लेकिन पेट्रोल में तो है, तो ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा लोगों को। तो ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा तो ज़्यादा टैक्स वसूल होगा, लेकिन लोगों का इनकम भी तो बढ़ा। थोड़ी सी अगर मुद्रास्फीति बढ़ी है, थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है, इसका मतलब इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और फायदा कमा रहे हैं। तो जब फायदा कमाएंगे तो उनका इनकम बढ़ेगा, जब इनकम बढ़ेगा तो इनकम टैक्स के रूप में किसको देंगे पैसा? सरकार को। और वो कौन सा होगा? डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ता है, डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ता है। डायरेक्ट टैक्स बढ़ने की वजह से लोगों का जो वेतन है, वेतन भी बढ़ाया जाता है। तो जब वेतन बढ़ाया जाता है तो पहले टैक्स स्लैब में आ जाएंगे, पहले टैक्स स्लैब में नहीं थे। अब वेतन बढ़ जाने से, कमाई बढ़ जाने से, वेतन वालों लोगों के लिए है, कमाई बढ़ जाने से, वेतन बढ़ जाने से, या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटर्न पा रहे हैं, तो टैक्स स्लैब की कैटेगरी में आ जाएंगे, टैक्स स्लैब बढ़ जाएगा। हो सकता है पहले नीचे वाली कैटेगरी में थे, अब थोड़ा ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति बढ़ने पर टैक्स का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अप्रत्यक्ष कर भी बढ़ता है और प्रत्यक्ष कर भी बढ़ता है। अप्रत्यक्ष कर क्यों बढ़ता है? क्योंकि कीमतों में वृद्धि हो जाती है। और प्रत्यक्ष कर क्यों बढ़ता है? क्योंकि लोगों की आय में वृद्धि हो जाती है। क्लियर? लेकिन लॉन्ग टर्म पे नहीं, लॉन्ग टर्म पे प्रत्यक्ष कर में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि महंगाई समस्या है ना, बहुत ज़्यादा महंगाई होना भी समस्या है। टैक्स पे हो गया। विनिमय दर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो रुपए का अवमूल्यन हो जाता है। ये क्या होता है भाई? देखिए, रुपया जो है, एक्सचेंज रेट, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कितने पे चल रहा है, जैसे अभी 70-72 पे चल रहा है, 70-72 के आसपास चल रहा है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। अगर वैसे चल रहा है तो हम ये नहीं बता सकते कि महंगाई बढ़ने से रुपए का तो अवमूल्यन होता है, रुपए की कीमत गिर जाती है अगर महंगाई बढ़ी तो। लेकिन फिर भी हम नहीं बता पाएंगे। ये मत बोलिए कि रुपए का कीमत गिर गया, ये रुपए का कीमत तो गिरता ही है, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि हमें एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि हमारे रुपए की कीमत अगर गिर रही है, लेकिन हम डॉलर से कंपैरिजन कर रहे हैं अपने रुपए का, हो सकता है कि अमेरिका में या फिर मतलब इंटरनेशनल मार्केट में और ज़्यादा महंगाई हो, अमेरिका में और ज़्यादा महंगाई हो, इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो, तो वहाँ ऑलरेडी डॉलर दबाव झेल रहा हो। तो हो सकता है हम जितना दबाव झेल रहे हैं 10% महंगाई का, वहाँ पे अमेरिका में डॉलर 15% महंगाई का दबाव झेल रहा हो। तब आप क्या करेंगे? तो उसके हिसाब से डॉलर पे ज़्यादा दबाव है, रुपए पे कम है, तो अभी भी रुपए अपना अस्तित्व बरकरार रखा है। कहने का मतलब है कि इसमें बता नहीं सकते कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। समझ में आ गया? क्लियर? अब
एक्सचेंज रेट हो गया। अब निर्यात पे क्या असर पड़ेगा? निर्यात का आकार बढ़ता है। एक्चुअली होता क्या है निर्यात, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हमने कई बार सुना है कि चीन जैसी कंट्री अपने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन का क्या मतलब होता है? वैल्यू गिरा दी जानबूझ के। लेकिन हमारे कंट्री में अगर वैल्यू गिर जाता है तो लोग हल्ला करने लगते हैं। अब इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? कि जब भी रुपए का अवमूल्यन होगा, मतलब डॉलर के मुकाबले रुपए आपका सस्ता होगा। किसी भी देश की मुद्रा का अवमूल्यन हुआ तो उस देश की मुद्रा डॉलर के मुकाबले सस्ती हो गई। सस्ती हो गई तो क्या हुआ कि देखते हैं, एक मिनट, रुपए पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर 70 रुपए इज इक्वल्स टू $1 इतना हुआ। अब ये बढ़ गया। क्या हुआ कि 75 रुपीज़ इज इक्वल्स टू $1। अब पहले $1 अगर फॉरेन से लाए, मतलब विदेशी हमारे देश में आए बॉर्डर के अंदर, और ये इंपोर्ट कर रहे हैं हमसे, हमारा माल ले जा रहे हैं और अपना डॉलर दे जा रहे हैं। तो जब ये इंपोर्ट किए तो $1 लेके आए। $1 लेके आए तो 70 रुपए का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं हमारे यहाँ से। लेकिन जब वैल्यू गिर गई, 75 हो गई कंपेरिजन, तो ये $1 जब लेके आएंगे ना, अवमूल्यन हो गया है ना। लेकिन डॉलर को हम यहाँ बढ़ा नहीं रहे हैं। पहले बोला था एक्सचेंज रेट में कि डॉलर का असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम यहाँ मान रहे हैं कि डॉलर उतना ही है, अपना अस्तित्व बरकरार रखा है। लेकिन किसी खास देश की, जैसे भारत के रिस्पेक्ट में बोले या चाइना के रिस्पेक्ट में बोले, उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिर रही है। तो यहाँ पे अगर भारत के रिस्पेक्ट में बोले तो पहले 70 थी, अब 75 हो गई, और डॉलर का मूल्य सेम ही है, $1। तो कोई $1 लेके आएगा हमारे यहाँ से, गुड्स और सर्विसेज खरीद के ले जाएगा, तो पहले 70 रुपीज़ के गुड्स और सर्विसेज खरीद के ले जाता था, अब 75 के ले जाएगा। कुल मिला के उतने ही रुपए में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो जो कंट्री, मतलब कोई भी कंट्री, रुपए का, उसकी करेंसी का अवमूल्यन होता है, भारत के रिस्पेक्ट में बोले तो रुपए का अवमूल्यन होता है, तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। अब क्या होता है, इसमें पेज क्या है, चाइना और इंडिया की कंपेरिजन करें तो चाइना का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ये चाइना का एक्सपोर्ट का ग्राफ है सी से। इंडिया का एक्सपोर्ट का ग्राफ इतना है, छोटा सा। इंडिया एक्सपोर्ट कम करती है, चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। तो चाइना की करेंसी का अवमूल्यन होगा, तो चाइना की करेंसी का अगर अवमूल्यन होता है तो चाइना को फ़ायदा होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करेगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए फैक्ट्रियाँ भी बनेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बनेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना के पास टैक्स कलेक्ट होगा, तो चाइना की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो रुपये का उस करेंसी का अवमूल्यन करने से चाइना को फ़ायदा हो रहा है। अगर चाइना की करेंसी की वैल्यू गिर रही है तो चाइना को फायदा हो रहा है। लेकिन इंडिया के केस में इंडिया को भी फायदा होगा एक्सपोर्ट में, ऐसा नहीं है फायदा नहीं होगा। लेकिन इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है, थोड़ा सा एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, अपने देश में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो अगर रुपए का अवमूल्यन हो गया तो एक्सपोर्ट पे भी असर डाल रहा है और इंपोर्ट पे भी असर डाल रहा है। हमारा इंपोर्ट कहीं ज़्यादा अधिक है एक्सपोर्ट से, तो हम एक्सपोर्ट से तो फ़ायदा थोड़ा सा कमाएंगे, लेकिन इंपोर्ट में ज़्यादा लॉस हो जाएगा हमारा। ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं, ज़्यादा सोने खरीद रहे हैं हम, क्लियर। तो इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, हमारी अर्थव्यवस्था घाटे में चली जाएगी। तो अगर चीन में अवमूल्यन होता है तो चीन के लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन हमारे देश में अगर रुपए डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है तो सीधा सीधा महंगाई पे असर पड़ जाता है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जाएगी हमारे यहाँ। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के पास मान लीजिए 100 रुपये का राजस्व है, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व को निकाल के और ख़रीदने में लगाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से क्रूड ऑयल खरीदेगी, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदेगी, तो ज़्यादा इंपोर्ट करने में लगाना पड़ेगा, ऊपर से ज़्यादा देना पड़ेगा। उल्टा हो जाएगा इसके। ये देखिए ज़रा, 70, अब क्या होता था कि हम $1 का सामान खरीदने के लिए, ये तो बता दिया एक्सपोर्ट के लिए कि बाहरी लोग आए, $1 दिए और सामान ले गए। हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर 70 रुपये पहले दे रहे थे और $1 का क्रूड ऑयल मिल रहा था, अब हमें 75 रुपये 75 रुपीज़ देना पड़ेगा और $1 का क्रूड ऑयल मिलेगा। ये गड़बड़ हो जाती है। अगर इंपोर्ट के लिहाज से देखें तो हमें पहले 70 रुपये में $1 का क्रूड ऑयल मिलता था, अब हमें रुपए का अवमूल्यन हो गया, रुपए की वैल्यू गिर गई, तो हमें 72 रुपीज़ या 75 रुपीज़, जितना भी हुआ है, 78 रुपीज़ हुआ है, उतना देना पड़ेगा $1 का क्रूड ऑयल लेने के लिए। तो कुल मिला के हमारा जो मुद्रा भंडार है वो बाहर जा रहा है, फॉरेक्स रिजर्व है वो बाहर जा रहा है, तो हमें तो घाटा हो रहा है ना। तो उस कंट्री को, सीधी सी बात है, उस कंट्री को एक लाइन में याद रखिए, उस को इन्फ्लेशन से, मुद्रा के अवमूल्यन से उस कंट्री को घाटा होता है जो विकासशील है, इंपोर्ट ओरिएंटेड है। लेकिन उस कंट्री को फायदा होता है जो विकसित है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आयात पे क्या असर पड़ेगा मैंने बता दिया। अर्थव्यवस्था को कम आयात और आयात प्रतिस्थापन का फायदा होता है।
कम आयात होगा। आयात प्रतिस्थापन कैसे होगा कि जब महंगी हो जाएगी चीज़ें, लेकिन आयात प्रतिस्थापन का फायदा कहाँ नहीं होगा, जो जरूरी अत्यावश्यक चीज़ें हैं जैसे क्रूड ऑयल हो गया, मेडिसिन हो गई, ये सब जैसे खाने का सामान हो गया, इस सब पे कोई फायदा नहीं होगा कि जरूरत की चीज़ है, इसको हम रोक के नहीं रख सकते। अब मेडिसिन को रोक के रख सकते हैं क्या? नहीं। सरकार बोल सकती है क्या कि 1 महीने बाद मेडिसिन मंगाएंगे? नहीं। सरकार बोल सकती है क्या कि 1 महीने के लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम कर देंगे, तो फिर गाड़ी कैसे चलाएंगे? नहीं। उसको छोड़ के अगर ओवरऑल देखें तो क्या होता है, इंपोर्ट में अगर महंगाई बढ़ती है, रुपए का अवमूल्यन होता है, तो इंपोर्ट में फायदा होता है। किस कंडीशन में? आयात प्रतिस्थापन के लिए। मतलब हम आयात कम करेंगे, बोलेंगे कि 1 साल के लिए मतलब हमारी करेंसी की वैल्यूएशन गिर गई है, तो हम 1 महीने के लिए आयात कम कर देंगे और हम अपने देशी मार्केट को बढ़ाएंगे। तो आयात प्रतिस्थापन पे काम करेंगे, हम अपने देशी मार्केट को ग्रो कराएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन से वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि आयात प्रतिस्थापन कर दिए, जो हमें पहले खरीदनी पड़ती थी वो हम घर में बनाएंगे। जैसे अभी हम मोबाइल बना रहे हैं, धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल है। अब आयात हो गया, निर्यात हो गया। अब व्यापार संतुलन पे क्या असर पड़ेगा इसका? ट्रेड बैलेंस पे। थोड़ा सा इंक कम हो गया है। अब विकसित अर्थव्यवस्था के अनुकूल होती है व्यापार संतुलन, मैंने बता दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड अनुकूल होती है, और विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल होती है, अनुकूल नहीं होती है। अब क्या हो गया? रोजगार। रोजगार पे क्या असर पड़ेगा भाई? अल्पावधि के लिए रोजगार बढ़ता है, लेकिन दीर्घावधि के लिए या तो बेअसर होता है या नकारात्मक होता है। अल्पावधि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, तो रोजगार बढ़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर होने लगेगा तो इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं है, तो रोजगार भी जाने लगेगा, इन्वेस्टर डरेंगे इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने से, क्योंकि उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। मजदूरी पे क्या असर पड़ेगा? नॉमिनल फेस वैल्यू इसकी बढ़ जाती है, लेकिन रियल वैल्यू गिरती है। भारत सरकार इसीलिए 2 बार महंगाई को बैलेंस करने के लिए 2 बार महंगाई भत्ता देती है अपने कर्मचारियों को। तो रियल नॉमिनल वैल्यू तो बढ़ जाती है, लेकिन रियल वैल्यू नहीं बढ़ती है। क्या होता है, पहले की वीडियो में बताया है, वो देख लीजिएगा वीडियो। जीडीपी नॉमिनल पे और जीडीपी रियल पे। जीडीपी नॉमिनल महंगाई को एडजस्ट करते हैं, और जीडीपी रियल में रियल वाला होता है जो आधार वर्ष पे गिना जाता है। इस वर्ष का प्रोडक्ट रियल में क्या होता है? इस वर्ष का प्रोडक्ट और आधार वर्ष का प्राइस, आधार वर्ष का इन्फ्लेशन। और रियल ये नॉमिनल में क्या होता है? इसी वर्ष का प्रोडक्ट और इसी वर्ष का प्राइस जिसमें इन्फ्लेशन होता है। तो आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? रियल वाला। लेकिन सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? रियल के साथ साथ नॉमिनल वाला भी। कैसे? अगर सरकार तो बेवकूफ़ नहीं होगी ना कि नॉमिनल वाला भी जारी कर रही है। क्या इंपॉर्टेंस होता है नॉमिनल वाले का? वैसे ही यहाँ पे भी नॉमिनल वाले का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि नॉमिनल से हमें पता चलता है कि महंगाई कितनी है, इन्फ्लेशन कितना जा रहा है अधिक। तो जब हम बजट बनाने वाले होंगे, जैसे ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है जनवरी 2022 में, तो जब हम बजट बना रहे होंगे उस टाइम हम ये देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे और किस किस सेक्टर में पैसा डालना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। हम पहले से ही महंगाई को एडजस्ट करने के लिए वो पॉलिसी अपनाएंगे। लेकिन सोचिए, अगर नॉमिनल जीडीपी अगर नहीं निकालते, नॉमिनल वैल्यू हम नहीं निकालते इकोनॉमी का, तो हमें पता ही नहीं चलता इन्फ्लेशन कितनी है। इसलिए नॉमिनल वैल्यू निकाला जाता है। तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, बजट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? नॉमिनल वाला। लेकिन आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रियल वाला इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज आम आदमी देखता है कि देश के अंदर रोजगार कितना मिल रहा है, देश के अंदर गुड्स और सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं। क्लियर है? अब स्वरोजगार पे क्या असर पड़ता है? अल्पावधि में कोई असर नहीं पड़ता है। क्लियर है? अल्पावधि में इस पर कोई असर नहीं पड़ता स्वरोजगार का। और आगे आगे महंगाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, इकोनॉमी गड़बड़ हो जाएगी, तो हो सकता है स्वरोजगार भी गड़बड़ हो जाए। अब अर्थव्यवस्था में क्या, इकोनॉमी में, ओवरऑल इकोनॉमी में क्या फायदा होता है? इतना तो सारे सेक्टर का देख लिया, अब देख लेते हैं इकोनॉमी का क्या फायदा होता है। कुछ हद तक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है, लेकिन कुछ हद के बाद अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। जैसे अभी मैंने बता दिया, मुद्रास्फीति डबल डिजिट में ग्रो करिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब होता है मुद्रास्फीति का मापन कैसे करेंगे, तो ये देख लेते हैं। मुद्रास्फीति मापन के लिए 2 सूचकांक यूज किए जाते हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI और CPI, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक में WPI में क्या होता है? सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पैमाना है, वाणिज्यिक। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ों में टर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी क्वेश्चन बनाएगा ना क्या असर पड़ेगा तो गलत हो जाता है, तो इसलिए समझना जरूरी था। इसमें क्या होता है? सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला चीज़ है, और यहाँ किए जाने वाला मापन को बताने वाला ये इंडिकेटर है। अब क्या होता है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? खूब पूछा जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय।
आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके अंदर भाई? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन WPI वहीं से जारी होता है और ये सबसे ज़्यादा विस्तृत पैमाना है। तो सरकार पहले ध्यान देती है WPI पे, लेकिन WPI में क्या होता है, सेवाओं को नहीं मापते हैं, खाली वस्तुओं को मापते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज को, सेवाओं को कहाँ मापते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। तो ये कई बार क्रिटिसिज्म होता है कि भाई ज़्यादा विस्तृत पैमाना WPI का यूज किया जाता है, लेकिन RBI का भी केस बाद में बताऊंगा, ज़्यादा विस्तृत पैमाना यूज किया जाता है, लेकिन WPI से सीधा कंज्यूमर इफेक्टेड नहीं होता है। तो इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि जिस चीज़ से कंज्यूमर इफेक्टेड हो उस पर ज़्यादा ध्यान देने जाने की जरूरत है। हालांकि RBI उस पर ज़्यादा ध्यान देती है, अपनी मौद्रिक पॉलिसी उसी हिसाब से एडजस्ट करती है। किसके हिसाब से? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। और ये WPI था। WPI पे हालांकि ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के इसके हिसाब से एडजस्ट करती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। रघुराम राजन सर थे 2014 में, उन्होंने बोला कि भाई उपभोक्ताओं से सीधा जुड़ा हुआ है CPI, सेवाओं को इंक्लूड करते हैं CPI में, और महंगाई भारत में उपभोक्ता निचले स्तर के ज़्यादा हैं, तो महंगाई का सीधा असर उन पर पड़ता है। तो हम लोग WPI को क्यों लेके चल रहे हैं? मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरीके से एडजस्ट करें कि डायरेक्ट CPI की गणना हो उसमें। तो 2014 के बाद हम CPI को देखते हैं, RBI CPI को देखती है। क्लियर है? लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाने वाला पैमाना ये था। अभी ये डबल डिजिट में चल रहा है, 14 पॉइंट समथिंग चल रहा है नवंबर 2021 के आंकड़ों के हिसाब से, थोक मूल्य सूचकांक। क्लियर है? अब आधार वर्ष 2011, हाँ अब डबल डिजिट में चल रहा है तो नॉमिनल GDP भी बढ़ रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो मैंने बताया था नॉमिनल GDP में इन्फ्लेशन इंक्लूड करते हैं, तो इन्फ्लेशन GDP भी बहुत ज़्यादा आ रही है। अब इसका आधार वर्ष क्या होता है? 2011-12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इसमें सेवा को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो 5 स्टार है, ये पूरा लाइन ही 5 स्टार है, चॉकलेट है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में क्या होता है? इसमें होता है, ये 4 तरीके से मापा जाता है। क्या होता है? औद्योगिक श्रमिक, इंडस्ट्रियल वर्कर, WICPI, औद्योगिक श्रमिक के लिए CPI WICPI। दूसरा होता है कृषि मजदूर के लिए, एग्रीकल्चर लेबर के लिए CPI AL, एग्रीकल्चर लेबर। उसके बाद तीसरा होता है ग्रामीण मजदूर के लिए CPI, रूरल लेबर RL CPI। चौथा होता है CPI ग्रामीण शहरी संयुक्त, ग्रामीण भी मापता है और शहरी भी मापता है कि कितना मुद्रास्फीति चल रहा है। अब पहला जो 3 था CPI IW, CPI AL, CPI RL, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहला जो 3 था, प्रथम 3 श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। किसके अधीन भाई? श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। कौन कौन? श्रमिक, मजदूर। फिर समझ में आया? तीनों में श्रमिक मजदूर लगा है, किसी में श्रमिक लगा है, किसी में मजदूर लगा है। तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन इसको मापते हैं। तो थोड़ा सा याद करने का तरीका है। चौथे में लगा हुआ है ग्रामीण और शहरी संयुक्त, इसको कैसे मापते हैं? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO मापती है उसको। हाँ, इसका आधार वर्ष होता है 2012, इसका आधार वर्ष बढ़ा के 2012 पे लाए। आधार वर्ष मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे मापते हैं, क्या होता है। वैसे ही GDP को कुछ मापने का एक तरीका है। इसमें महंगाई मापते हैं, आधार वर्ष का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। और वस्तुओं और सेवाओं दोनों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले में केवल वस्तुओं को इंक्लूड किया जाता था, लेकिन इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है? RBI 2014 से मैंने कहानी बता दिया, मुद्रास्फीति के प्रमुख मापक के रूप में इसका यूज करती है और उसी हिसाब से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्ट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, एक क्वेश्चन हो सकता है, तो जब बैंकिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। देखिए होता क्या है, एक चीज इसको होता क्या है एक्चुअली, होलसेल नीचे गया, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कंज्यूमर। क्लियर है? 4 होते हैं, जहां से सामान बना, जहां से आया। ठीक, होलसेलर था, प्रोड्यूसर होलसेलर को दिया, तो यहां तक जैसे डिस्ट्रीब्यूटर तक आए तो हम रुक जाते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। अब इसके बाद मापना है इसमें पैसे में क्या चेंज आया, कहाँ कहाँ चेंज आ रहा है और क्यों मूल्य बढ़ रहा है। इसको मापने के लिए हम लोग CPI का यूज करते हैं और ये सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ा होता है, इसीलिए थोड़ा सा बता दिया, आइडिया रहेगा और कुछ नहीं था। अब क्या है कि कई बार क्या होता है, महंगाई एडजस्ट करने के लिए, जैसे महंगाई बढ़ रही है, अभी US में भी महंगाई बढ़ रही है, पूरा ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है देखेंगे तो
तो जब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है और वहाँ पे IMF ने अभी बोल दिया है कोरोना के टाइम से, तो इसमें क्या होता है कि पूरी दुनिया में जब महंगाई बढ़ रही है ना, तो क्या होता है कि IMF बोला कि अब पॉलिसी टाइट करनी होगी बैंकों को, अब ज़्यादा छूट नहीं दे सकते, मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकते, क्योंकि बैंकों की भी मजबूरी है अपना, तो सरकार को अपना डेट टू GDP रेशियो देखना है और बैंकों को अपना राजकोषीय घाटा देखना है, उसको भी तो मेंटेन करके रखना है। फिजिकल डिफिसिट देखना है, बहुत ज़्यादा फिजिकल डिफिसिट मैं पढ़ाऊंगा आगे, हालांकि अभी समझ लीजिए जितना कमा रहे हैं और खर्चा अधिक, कर्जा पे ज़्यादा हो रहा है। अभी भारत के हिसाब से कितना चल रहा है, डेट टू GDP रेशियो 90% के करीब चल रहा है। अब 100% तक सेफ माना जाता है, क्योंकि आपकी जितनी GDP है उतना आप पे कर्ज है। 100% डेट टू GDP, डेट ऊपर GDP रेशियो, तो 100% माना जाता है सेफ कि आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 90 रुपये का अभी कर्ज है मान लीजिए देश पे, और आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 100 रुपये का कर्ज है तो आप दे सकते हैं। लेकिन 100 रुपये के बाद जब जाता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि अमेरिका और जापान या चाइना जैसी अर्थव्यवस्थाओं को हम देखते हैं तो 400% उनके डेट टू GDP है। थोड़ा सा बता दिया बस ब्रॉड आइडिया लेने के लिए, क्लियर है। तो महंगाई जब बढ़ती है तो IMF बोल दी कि इकोनॉमिक पॉलिसी आप अपना टाइट कीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कीजिए, मतलब बैंकों को बोल दी कि मार्केट में जो पैसा है उसको खींच लीजिए, अब और पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कोरोना का भी मार है, इकोनॉमी को बढ़ाना है तो पैसा तो डालना ही पड़ेगा मार्केट में, लेकिन वो बोल दी कि आप कम कीजिए, आप कम डालिए पैसा। तो उसका असर कहाँ पड़ेगा, RBI पे भी पड़ेगा, भारत के भी मॉनेटरी पॉलिसी पे इसका असर पड़ेगा। तो जब भी बजट बनेगा तो कुछ इस कदर से बनेगा कि वहाँ पे टाइट हो रहा है तो हमारी इकोनॉमी में भी उसका असर पड़े, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बजट में कुछ ऐसे प्रावधान करेंगे जो महंगाई को कम करे और डिमांड को बढ़ाए, क्लियर है। हालांकि अंत में सरकार को खर्चा करना ही पड़ता है, सरकार इससे बच नहीं सकती, क्योंकि पहले मैं बताता C+I+G+X-M, तो सब बंद हो जाएंगे, फिर से अमरीकरण आ रहा है तो फिर सरकार को ही खर्चा करना पड़ेगा एक अंतिम विकल्प के रूप में, क्लियर। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज उम्मीद है पूरा इन्फ्लेशन, महंगाई, जितना भी इसका असर होता है क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या इफेक्ट होता है, कैसे होता है, इससे रिलेटेड कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन जब आते हैं तो गलत हो जाता है। लेकिन अच्छे से समझने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा डाउट होगा जो बचा होगा, और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद।